हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारी स्टेट की सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो हमारा अरुणाचल प्रदेश का था, जो कि आपने देख लिया होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं असम के बारे में और देखते हैं क्या है कुछ खास जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की टैग लाइन के बारे में। तो द औसम असम यहाँ की टैग लाइन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऊपर की ओर क्या कहलाएगा? उत्तर। उत्तर बोले तो नॉर्थ, ठीक है। इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। क्लियर? यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पूर्वी राज्य के बारे में। पूर्वी राज्य में कितने राज्य आते हैं? तो मैंने आपको बताया था, यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ से आपने ज़रूर ये चीज़ें सीख ली होंगी, ठीक है। बट फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पूर्वी राज्य जो हमारे थे, तो 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वी राज्य में असम के बारे में। अब आपको यहाँ से सीखना है कि देखिए, असम की जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे कि असम जो है, जो रेड कलर का आपको इसमें दिख रहा होगा, जितना रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है और जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, सेम इसी तरह का पूरा हिस्सा ये असम का कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, असम अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर में है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को असम की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी दिसपुर है। यहाँ का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। यहाँ कितने ज़िले हैं? तो 33 ज़िले हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की सीटें 14 हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है और हम इनकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं और माइनर मिस्टेक या अपनी गलतियों के कारण हम सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आप यहाँ से काफ़ी कुछ ज़रूर सीखेंगे। देखिए, जो असम की लोकेशन है, असम के जस्ट ऊपर साइड यानी कि उत्तर साइड में अरुणाचल प्रदेश जो है असम से सीमा बना रहा है। क्लियर? फिर देखिए, इधर नागालैंड पूर्व साइड में कौन लग रहा है? नागालैंड। फिर नागालैंड के नीचे कौन है? मणिपुर। ये भी असम के साथ सीमा बनाता है। मणिपुर के नीचे है मिजोरम। मिजोरम भी असम के साथ सीमा साझा करता है। और फिर मिजोरम के साइड में कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी सीमा असम से लगती है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय की भी सीमा असम से लगती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और अब एक और राज्य है जिसकी सीमा असम से लगती है पर हमें दिखाई नहीं देता और हो सकता है हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की भी सीमा असम से लगती है। आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखिएगा, यदि आपने अपने घर में लगा रखा है तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा असम के साथ साझा होती है या नहीं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, असम के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि असम कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो भूटान और बांग्लादेश के साथ असम सीमा साझा करता है। देखिए, ये जो भूटान वाला हिस्सा ये है, क्लियर है, ये भूटान कहलाया और यहाँ पे जो हिस्सा है पूरा ये बांग्लादेश का कहलाएगा। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पे थोड़ी सी सीमा साझा किया और ये देखिए, ये वाले हिस्से में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है असम, यानी कि 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है असम। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि असम पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्वी जितने भी हमारे राज्य हैं सभी के साथ सीमा साझा करता है। ओके, बात समझ में आई? यानी कि 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर के नाम से हम जानते हैं। तो जितने भी इधर असम के साथ सारे पूर्वी
राज्य सीमा साझा करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है इसका, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जबलपुर है, ठीक है, इसी तरह से उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है असम की, ठीक है। तो यह असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि असम की राजधानी गुवाहाटी है, तो यह गुवाहाटी में ही राजधानी में ही स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि इसका अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं इसके अंदर, तो असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, यानी कि ये 4 राज्य इसके अंडर में आते हैं, जिसकी सुनवाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होगी। समझ में आया? जैसे कि एक प्रकार से आप ऐसा समझिए कि यह चारों राज्यों का कॉमन है जहाँ पे सुनवाई होती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी जो यहाँ का है देवहंस के नाम से जाना जाता है। देवहंस जो कि कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पशु। यहाँ एक सींग वाला गेंडा, जिसे एक सींग वाला गेंडा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व में भी प्रसिद्ध है, बट असम में यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान। तो नेशनल पार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद होने चाहिए, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा में पड़ता है। क्लियर। डिब्रू, ये क्या है, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, काजीरंगा, मानस, नमेरी, डिब्रू साइखोवा, औरंग, ठीक है ना, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने, 5 राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा कि काजीरंगा व मानस, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो काजीरंगा को वर्ष 1905 में, ध्यान दीजिएगा, 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम का मतलब होता है कि जो असम है, असम के बीच में, सेंटर में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। कितना एरिया इसका है, तो 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्लियर है। यह राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आप इसका आंसर देंगे असम। ओके, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो असम, या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये हमारे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया किसे, मानस राष्ट्रीय उद्यान को। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। मानस भारत के सर्वाधिक भव्य राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है, वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, देखिए, पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बुरा चपोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, लाओ खोवा, है ना, चक्रशिला, बोर नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके, और ये क्या है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य गोल घाट में स्थित है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ की जो भाषाएं हैं। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, तो असमिया, बांग्ला, बोडो, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बट जो मुख्य भाषा है हमारी ये है असमिया। ठीक है, जिसे हम लोग राजभाषा कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। चकमा जनजाति, दिमासा जनजाति, कछारी जनजाति, हजोंग,
बोडो, अबोल, मिकिर जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर है? तो इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो ये चीज़ें छोटी छोटी हमसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जा सकता है बोडो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं या किस राज्य में पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का लोक नृत्य बिहू डांस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम में हमेशा देखा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहू नृत्य किस राज्य का है, तो आप बताएंगे कि असम का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। यहाँ पे एक स्टेडियम है जिसका नाम है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, या इसे सूरजजाई स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मांजुली द्वीप। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी कुछ लाइनों में जो शब्द हैं ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्लियर है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में है, जो 352 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ओके, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब कि नदी पर बना हुआ है यह द्वीप, यानी कि इस द्वीप के चारों ओर से पानी भरा हुआ है। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और एक बात की क्या है कि जैसे चारों ओर पानी बहता है तो धीरे धीरे यह मिट्टी को क्या कर रहा है? काट रहा है, यानी कि क्षरण कर रहा है, जिसके कारण यह द्वीप सिकुड़ता जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। क्लियर है? तो ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे असम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर? ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बट फिर भी एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके कहाँ कहाँ बहती है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। चीन में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। क्लियर? चीन में बहती है, भारत में देखिए यहाँ से इंटर कर रही है। कौन से दर्रे से इंटर कर रही है? तो यांग्याप दर्रे से इंटर करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर है? फिर देखिए कि यह यहाँ से आती हुई और ये आपके बांग्लादेश में चली जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं कि इसे किस किस नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, यदि आपने देखा है वहाँ से आपको क्लियर तरीके से पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, पर फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, फिर से देखिएगा कि तिब्बत में इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो ये जो हमारा तिब्बत, चीनी तिब्बत का जो पठार है, इस हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि यह नदी अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से भारत में इंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर यह नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में इंटर करती है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। ओके, फिर इसके बाद असम के बाद यह नदी आपके कहाँ इंटर करेगी? बांग्लादेश में इंटर करती है। तो असम के बाद जैसे यह नदी बांग्लादेश में इंटर करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। ओके, बात समझ में आई? थोड़ा सा मैं एक और मैप लेके आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्लियर तरीके से समझ में आएंगी बातें। तो ये नदी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और इधर से गंगा नदी आती है, और गंगा नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ओके, अब देखिए कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से पद्मा नदी जो कि गंगा नदी का नाम है, ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और इनका संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और फिर इसी के थोड़ा सा आगे बराक नदी मिलती है, और यह नदी जा करके आपके सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी। बाकी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसे अच्छे तरीके से बताया है, आप इसे एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा असम है, असम में कौन सी पहाड़ी है? तो मिकिर हिल्स है असम में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
कामाख्या देवी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से आपको कौन कौन सा पॉइंट याद करना है। सबसे पहला कि कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में है, तो असम में है। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे किसी देवी या देवता की पूजा नहीं होती है, समझ लीजिएगा। हालांकि इसके बारे में आप लोग नेट में सर्च कर लीजिएगा, इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है जो कि आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, देखिए असम में कामाख्या देवी मंदिर में योनि पूजा की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आम्बुबाची मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, असम में लगता है। किस मंदिर में लगता है, तो आज कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है। क्लियर। तो आम्बुबाची मेला को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है और इसमें देश भर के साधु और तांत्रिक हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद करना है कि कामाख्या देवी का मंदिर और आम्बुबाची का मेला। क्लियर है। इस बार आम्बुबाची का मेला कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है। फिर दूसरा मंदिर यहाँ पे है शुक्रेश्वर मंदिर गुवाहाटी। ठीक है ना, ये गुवाहाटी में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिगबोई तेल शोधनगर। डिगबोई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ पाया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम डिगबोई से निकाला गया था। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। डिगबोई रिफाइनरी 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई थी। क्लियर है। तो आपको यहाँ से याद करना है कि तेल नगरी किसे कहते हैं, तो डिगबोई की कहते हैं, डिगबोई को कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में तेल पाया गया था, तो आप कह सकते हैं असम के डिगबोई में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। ध्यान दीजिएगा, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर या 5.69 मील लंबा सेतु है। किस नदी पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसको ढोला सादिया क्यों कहते हैं। देखिए, इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में, यानी कि इसका एक छोर जो है ढोला कस्बे में है और दूसरा छोर कहाँ है, तो दूसरा छोर जो है सादिया कस्बे में। इसीलिए दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोल दिया गया, ढोला सादिया। ठीक है। चलिए अब देखिए कि इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच यातायात के समय में 4 घंटे समय कम लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे जो नदी बह रही है कौन सी नदी है, तो लोहित नदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, हाथ हिलाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं मोदी जी। ठीक है ना, ये यहाँ पे खड़े हुए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डे भी हमें पता होने चाहिए जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो जोरहाट हवाई अड्डा, तेजपुर हवाई अड्डा, लीलावती हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोन लोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। सिलचर हवाई अड्डा और डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा यहाँ पे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं संसद के बाद जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आता है। तो संसद के बाद जीएसटी बिल लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ध्यान दीजिएगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में या देश में पहला देश कौन सा था जीएसटी लागू करने वाला, तो आप इसका आंसर देंगे फ्रांस। कब लागू किया था उसने, 1954 में। क्लियर है। 1954 में फ्रांस पहला देश था जीएसटी लागू करने वाला। भारत का पहला राज्य असम बना। ओके, चलिए असम जो है देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पे चाय जो है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, मतलब भारत की अगर हम बात करें, बाकी देशों में तो चीन फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा।
और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या यहाँ से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।